आप डेली मार्केट अपडेट देते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपने यूट्यूब चैनल पे। बट ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो दोनों रिटेल ट्रेडर के लिए डेंजरस हैं। क्यों? आप एक चीज़ को ऐसे समझिए कि ट्रेडिंग बेसिकली एक रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, जहाँ पर आपका कुछ पैसा रिस्क पर हमेशा होता है और उसी रिस्क को लगाकर आप कहीं ना कहीं रिवॉर्ड अचीव कर रहे हो। बोला जाता है ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। अब आप जीतेंगे तो मैं जो है हारूंगा, और अगर मैं जीतूंगा तो आप हारेंगे। आपने अभी एक बात बोली थी कि ट्रेडिंग ना जीरो सम गेम होता है। अगर मैंने लूज़ किया तो आप जीत गए, आपने लूज़ किया तो मैं जीत गया। बट सेबी का डेटा बोलता है कि 93% ट्रेडर लॉस में है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, कई बार तो मुझे लोग बोलते हैं कि सर जब जीतने के चांस 50% है और हारने के चांस 50% है तो 50% ट्रेडर्स को प्रॉफिट में होना चाहिए, 50% ट्रेडर्स को लॉस में होना चाहिए। करेक्ट है, लेकिन इसी को तो बोलते हैं मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन। आपको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। आपने 17 से स्टार्ट किया था और 26 चल रहा है। ये 8-9 साल जो हैं ये स्मूथ तो रहे नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो आपने इन 8-9 सालों में क्या सीखा, क्या गलतियाँ की जो और लोगों को नहीं करनी चाहिए या उन गलतियों से सीखना चाहिए? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा पिछले 25-30 सालों से लगातार दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं सभी ट्रेडर्स के साथ में उनकी जर्नी, उनके फेलियर्स, उन्होंने क्या सीखा इस मार्केट से और आप क्या सीख सकते हैं उनकी इस जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से। और आज इसी सीरीज़ में मेरे साथ है प्रियांक शर्मा सर, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और आपको वो सिखाएंगे जो उन्होंने आप अपनी 8 साल की जर्नी में सीखा है। तो स्वागत करते हैं सर का। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सागर जी, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, आप डेली मार्केट अपडेट देते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपने यूट्यूब चैनल पे। बट ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो दोनों रिटेल ट्रेडर के लिए डेंजरस हैं। क्यों? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही बात है आपकी कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपडेट देता हूँ, रिसर्च अपनी बताता हूँ कि क्या मुझे लग रहा है आगे होने वाला है। लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे डेंजरस है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए तो ट्रेडिंग भी डेंजरस है। देखिए, आप एक चीज़ को ऐसे समझिए कि ट्रेडिंग बेसिकली एक रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, जहाँ पर आपका कुछ पैसा रिस्क पर हमेशा होता है और उसी रिस्क को लगाकर आप कहीं ना कहीं रिवॉर्ड अचीव कर रहे होते हैं। बोला जाता है ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। अब आप जीतेंगे तो मैं जो है हारूंगा, और अगर मैं जीतूंगा तो आप हारेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में हमेशा ही लड़ाई है। अब कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी डेंजरस है क्योंकि वहाँ पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होते हो, जबकि नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर आप डिलीवरी में भी बाई कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि ये डिफरेंस एक्चुअली में कैश फ्यूचर्स और ऑप्शंस का नहीं है, ये है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का एक बहुत ही जो थिन गैप है उसकी नासमझी का। देखिए, अगर आप सोचिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो, आप चाहे एसआईपीस के थ्रू कर रहे हो, आप चाहे जो है स्टॉक्स को बाई करके होल्ड कर रहे हो। इस किसी भी केस में अल्टीमेट आपका गोल होता है कि ये कंपनी जिसका मैं स्टॉक बाई कर रहा हूँ, या फिर अगर आप निफ्टी 20 भी बाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा पिछले 25-30 सालों से लगातार दिखाया है। करेक्ट है। करेक्ट। सो आप वहां पर इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का मतलब ही है स्पेक्यूलेशन। मतलब आप इस बात पर बेट लगा रहे हो कि आने वाले कुछ वक्त में, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने बाद, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए मैं इसको बाई कर लेता हूँ और 1 महीने बाद सेल कर दूंगा। तो अब आप चाहे कैश की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चाहे डेरिवेटिव से फ्यूचर्स या ऑप्शंस कर रहे हो, अल्टीमेटली अगर आपने स्पेकुलेट करा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जाएगा, तो उसका मतलब यही हुआ कि आप अगर उस टाइम में वो नहीं गया तो आपका लॉस हो सकता है। तो अब आप चाहे कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस कर रहे हो, रिस्क तो आपका बराबर ही है। तो डेंजरस तो नहीं है। थोड़ा बहुत स्किल सेट की नीड ज़्यादा ज़रूरत होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में। उसका कारण ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपको मिलता है लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप कम रुपया लगाकर ज़्यादा रुपए का सामान बाई कर पाते हो, जिस वजह से आपका रिस्क बड़ा हो जाता है। तो अगर आप बिना सीखे कोशिश करेंगे इस तरह की ट्रेडिंग करने के लिए तो ये आपके लिए खतरनाक हो जाती है। लेकिन अगर आप सीख कर और रिस्क मैनेजमेंट लगाकर
ट्रेड कर रहे हैं, तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर्स कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शंस कर रहे हो, तो इसके अंदर भी उतना ही रिस्क है जितना रिस्क बाकी सेगमेंट में है, बस इसको एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होती है। दूसरा और एक बात समझने की है कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपने प्लान किया एक स्टॉक बाई कर लेता हूँ, 1 महीने का टाइम दे देता हूँ, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो मैं लॉस कर लूँगा। तो यहाँ पर आपके पास टाइमलाइन लंबी है। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर ट्रेडर्स इंट्राडे करना पसंद करते हैं। तो वही ड्यूरेशन जहाँ पे आपके पास 1 महीना होता है, वो आपके पास घटकर 1 दिन आ जाता है। तो उससे समस्या थोड़ी सी ये आ जाती है कि अब आपको जो स्पेकुलेशन करना था उसमें सही या गलत होने के लिए आपके पास वक्त है, 1 महीने का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 2 महीने का। लेकिन जब आप इंडेक्स में डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास वो वक्त घटकर 6 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का हो जाता है। सो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करके करने जा रहे हो तो वो उतना ही रिस्की है, लेकिन अगर बिना प्रैक्टिस किए जा रहे हो तो ज़्यादा रिस्की है। जैसे आप सोचिए कि अगर आप मान लीजिए, मुझे आप बोल दीजिए, अगर आप मुझे बोलेंगे आज की प्रियांक आटा गूंथ के रख दिया है और तुम इससे रोटी बना लो, तो मैं रोटी बना दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक रोटी को सिर्फ बेलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बहुत धीरे धीरे बेलन लगा चला के मैं उसको किसी तरह से बेलूंगा, फिर भी वो परफेक्ट तरीके से फिर भी परफेक्ट नहीं बनेगी। नहीं, उसके लिए मैं कटोरी यूज करूंगा। लेकिन अगर आप इसके जगह पर मम्मी को ये बात बोलेंगे तो 1 मिनट के अंदर रोटी गैस पे फूल रही होगी। करेक्ट बात है ना? ये क्या डिफरेंस है? ये है प्रैक्टिस। तो उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी डेंजरस नहीं है। हाँ, थोड़े से ज़्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप वो स्किल सेट सीख लें तो फिर रिस्क बराबर ही होता है। सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट पर आ जाता है और आपके पोजीशन साइज पर। आपने अभी एक बात बोली थी कि ट्रेडिंग ना जीरो सम गेम होता है। अगर मैंने लूज़ किया तो आप जीत गए, आपने लूज़ किया तो मैं जीत गया। बट सेबी का ये डेटा बोलता है कि 93% ट्रेडर लॉस में है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, कई बार तो मुझे लोग बोलते हैं कि सर जब जीतने के चांस 50% है और हारने के चांस 50% है, तो 50% ट्रेडर्स को प्रॉफिट में होना चाहिए, 50% ट्रेडर्स को लॉस में होना चाहिए। करेक्ट है, लेकिन इसी को तो बोलते हैं मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन। देखिए, आप इस तरह से समझिए, जब हम साइंस के अंदर पढ़ते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, तो हमारे पास क्या होता था कि ये एक्सपेरिमेंट तब सही है अगर इसको वैक्यूम में किया जाए, निर्वात में किया जाए। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हर एक थ्योरी के बाद कि जूल का जो लॉ है, न्यूटन के जो लॉ हैं, ये तभी वैलिड हैं अगर ये निर्वात में है। निर्वात का मतलब या वैक्यूम का मतलब क्या है कि कोई और एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो मार्केट्स के अंदर भी अगर सब कुछ आइडियली करा जाएगा तो 50-50 चांसेस ही होंगे। लेकिन अंतर क्या है? मान लीजिए मैं 100 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ और आप 400 रुपये का सामान बेचना चाहते हैं, तो आपने 400 रुपये का सामान बेचा, लेकिन 4 लोगों ने 100 रुपये का खरीदा। अब अगर आप जीते तो एक आदमी जीता और 4 लोग हारे। लेकिन इसी जगह पर अगर वो 4 जीते तो 4 जीते और 1 हारा। करेक्ट बात है। तो इसी तरह से जो मार्केट के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन है वो कितना होता है? 5%, 6%, 9%, 10% से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में। मोस्टली इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पीएमएस होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं। तो मैक्सिमम पैसा उनके थ्रू ही मार्केट के अंदर रोटेट कर रहा होता है, और हमारी लड़ाई तो वो 5-10% में है। तो वहाँ पर जो है ये फ़र्क दिखाई देता है। और 90-10 का रेशो तो मैं कहता हूँ आज के वक्त में प्रैक्टिकल है, और ये हर जगह पर है। आप देखिए, मैं अभी रिसेंट में ही एक पॉडकास्ट में था, वहाँ पर मेरे साथ एक गेस्ट बैठे हुए थे। वो मुझे बता रहे थे कि 2008 में जब वो ट्रेड करते थे, ही वॉज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो 2008 में मैं तो ट्रेड नहीं करता, मैं तो स्कूल में था, ठीक है। लेकिन जो है जब वो ट्रेड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि 2008 में एक डेटा निकला था सेबी का, जहाँ पे 95% लोग लॉस कर रहे थे और 5% लोग विन कर रहे थे। मैंने कहा था सर सोचिए, जब 2008 में 95% लोग लॉस कर रहे थे तब इतना हल्ला नहीं था जितना आज 93% के लॉस करने पर हो रहा है। तो मतलब ये रेशो तो हमेशा से ऐसा रहा है, और मुझे लगता है कि ये हर फील्ड के अंदर है। ये हर फील्ड के अंदर है। आप स्टार्टअप्स देख लीजिए, इंडिया के अंदर 2% स्टार्टअप कामयाब है। आप जो है क्लास में देख लीजिए, सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे लोग पास होते हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं वो 1-2% लोग ही होते हैं। तो आप क्रिकेट में देख लीजिए, आज के वक्त में तो मुझे लगता है कि हर एक टीयर 2 सिटी के अंदर भी क्रिकेट अकेडमीज हैं, लेकिन टीम इंडिया में तो 11 ही लोग खेल रहे हैं। आईपीएल के अंदर भी तो 100 ही लोग खेल रहे हैं। तो ओवरऑल रणजी के अंदर भी तो 500-600 लोग ही खेल रहे होंगे।
लेकिन क्रिकेट की कोचिंग तो मेरे ख्याल में आज 1 लाख से ज़्यादा लोग ले रहे होंगे हर ईयर। राइट। खेल तो वो 1000 लोग ही रहे हैं। तो अब आप बताइए परसेंटेज कितना हुआ? 1%। तो 90 और 10, 95, 5 ये रेशो तो हर जगह है, हर फील्ड में है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो 50-50 क्यों नहीं होता, उसका कारण मैंने आपको बताया ही कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैनिपुलेशन लगेगा और एक मैथमेटिक्स भी लगेगी कि एक तरफ एक आदमी 1 लाख रुपए लगा रहा है और एक तरफ 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोग 93% में से निकल के 7% में क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि 7% का ही ब्रैकेट है तो सब तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन 7% तो जा ही रहे हैं। इसका तो मतलब लोग अगर जा तो कोई, रहे हैं। हाँ जा तो रहे हैं, बट अगर मुझे जाना है तो मैं क्या काम करूँ उस चीज़ के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये विश्वास होना चाहिए ना कि आप जाओगे। और दूसरा चीज़ ये कि क्या आप इतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ट्रेडिंग को लेके जो सबसे खराब धारणा बनी हुई दिमाग में सबके, और स्पेशली जैसे कोविड के बाद से ज़्यादातर लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू किया क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो सारी जगह पर बढ़ा, और उसमें से बहुत सारे लोग, हम जैसे ही लोग जो इंटरनेट पे बैठकर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम लोगों की भी गलती है कि हम लोगों ने ट्रेडिंग को इतना ईजी दिखाया। आज आप देखिए, इंस्टाग्राम आप ओपन करेंगे, अगर आप 10 रील ट्रेडिंग की देखते हैं तो 5 लोग ये बोल रहे होंगे मैं बीच पर बैठा हुआ था, मैं मॉल में घूमने के लिए आया हुआ था, मैं जो है आज कार खरीदने के लिए आया हुआ था। तो देखो, वो कार भी दिखा रहे हैं कि मैं कार खरीद रहा हूँ और इसी बीच में मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। तो वो लोगों के अंदर क्या पहुंच रहा है, लोगों के अंदर आप जो पहुंचा रहे हो वो ये जो पहुंचा रहे फीड हो, कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप उनको फीड कर रहे हो, आप उनको ये पहुंचा रहे हो कि ट्रेडिंग ईजी है। लेकिन ट्रेडिंग ईजी बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग रुपया कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है। लेकिन सर, मैंने तो बुक में पढ़ा था कि ट्रेडिंग इजी है। नहीं, आपने पढ़ा था ट्रेडिंग सिंपल है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर से अगर आप पूछेंगे तो आपको हमेशा बोलते हैं अपने प्रोसेस को बस बहुत ही सिंपल रखो। वो ये नहीं कहते इजी रखो। तो ये दोनों वर्ड के अंदर लोग कंफ्यूज हैं, इजी और सिंपल में। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा सिंपल होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग टेक्निक सिंपल होनी चाहिए, इजी नहीं। आप खुद सोचो, आप 93 लोगों के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, आप किन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो? कोई बंदा आईआईएम से पढ़ के गया है, कोई आईआईटी से पढ़ के गया है, कोई एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर का ग्लोबल मार्केट्स का, कोई पिछले 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ लोग एल्गोस से ट्रेड कर रहे हैं, आजकल एआई ट्रेड कर रही है। इन सारे लोगों से आपको लड़ाई करनी है। सामने वाले के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, सामने वाले के पास रिसोर्सेज आपसे बेहतर हो सकते हैं, सामने वाले के पास पीएचडी साइंटिस्ट हो सकते हैं उन एल्गोस को डिजाइन करने के लिए, और आपके पास क्या है? आपके पास एक आप खुद हो, उसके बाद हम जैसे लोगों की एक यूट्यूब वीडियो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और तो हो सकता है कि उनके पास आपसे ज़्यादा फंड भी हो, क्योंकि आप तो 10,000 बिल्कुल, लेके आए हो। जो आदमी इतना बड़े लेवल पे आपसे ज़्यादा फंड लेकर भी तो आया है, तो आपको उनसे कम्पीट करना है। तो ईजी कैसे हो सकता है भाई? ईजी कैसे हो सकता है? इट्स नेवर ईजी, इट्स ऑलवेज सिंपल। तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अगर सिंपल बनाएंगे, जितना सिंपल बनाएंगे, जितना उसको क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस 7% की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। आप ऑप्शन स्प्रेड की बहुत सारी स्ट्रेटजी सिखाते हैं, ठीक है। आप प्रमोट भी वही करते हैं कि आप निकेड बाई सेल ना करें, आप स्प्रेड के साथ काम करें। बट बहुत सारे लोग ना ये सुन के ही डर जाते हैं। तो उनको, एक नॉर्मल जो ट्रेडर है, वो इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करें डेली लाइफ में, या फिर वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड करता हो? देखिए, यही अंतर होता है एक प्रोफेशनल सिंगर बनने और एक बाथरूम सिंगर बनने में। जब हम लोग बाथरूम में गाना गाते हैं तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि सुर मिला कि नहीं? क्या हम ध्यान देते हैं कि जो आवाज़ है रियाज हुआ था कि नहीं हुआ था? हम तो गाते हैं, मज़े के लिए गाते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, गली क्रिकेट, क्या आप ध्यान देते हो कि आपने जो शॉट मारा वो कवर ड्राइव है, या जो है आपने गली पे शॉट मारा है, या आपने जो है पुल शॉट मारा है? नहीं, आप तो ये ध्यान देते हो बॉल बाउंड्री पर गई कि नहीं, छक्का चौका लगा कि नहीं, 6 लगा कि नहीं, 4 लगा कि नहीं। आप ये देखते हो आपने अगर शॉट कीपर के ऊपर से मार दिया वो स्कूप था कि नहीं? नहीं देखते ना आप, क्योंकि मज़े के लिए कर रहे होते हो। तो सिमिलरली ट्रेडिंग भी एक स्किल है। और देखिए, जब आपको वो सीखनी है तो सीखने के लिए ये प्रोफेशनलिज्म वाले वर्ड सीखने पड़ेंगे। अगर आप उसको गली क्रिकेट की तरह खेल रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रेड सीखने की। बस ये समझो कॉल को बाई करना होता है, पुट को बाई करना होता है, बात खत्म हो गई। तो अगर आप सोच रहे हो ट्रेडिंग गली क्रिकेट है तो रिजल्ट भी तो गली क्रिकेट वाले मिलेंगे।
अब आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा फैशन चल रहा है, सब लोग क्रिकेट का स्टेडियम बुक करते हैं, वो नेट वाला रूम, क्रिकेट रूम बोलते हैं उनको, बुक करके रोज रील आती हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो वहाँ पर कोई जो है, आपको क्या लग रहा है अजीत अगर करो, रोहित शर्मा आके सिलेक्शन करेंगे टीम में? नहीं करेंगे ना, वो आप मजे के लिए करते हो। तो जब तक आप कॉल पुट सीधा बाई सेल कर रहे हो और मजे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलने वाली है। लेकिन अगर आपको उस 7% की रेस में दौड़ना है, आपको ट्रेडिंग से कामयाबी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्गिटिविटी, आपको कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग के अंदर रहकर आगे के लिए अगर कुछ करना है, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए तो सर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा स्विंग कैसे करते हैं। अब हम लोग बचपन में स्विंग बॉलिंग करते थे, तो हम लोग स्विंग थोड़े ही बोलते थे, हमने बॉल मारा, बॉल बोलते बॉल कट गई, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, राइट। लेकिन आप क्या जाके आईपीएल में या इंडियन टीम के प्लेयर को ये बोलते हुए सुनोगे कि बॉल लेफ्ट काट दे, राइट काट दे? आप क्या बोलोगे? स्विंग करो, आउट स्विंग करो, इन स्विंग करो, सीखोगे ना। तो वैसे ही अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, प्रोफेशनली करनी है, फुल टाइम होके करनी है, या पार्ट टाइम भी करनी है, लेकिन अगर आप उसको बिजनेस समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कंसिस्टेंटली स्लोली मैं इसमें ग्रोथ करूं, फाइनेंशियल गोल्स यहाँ से अचीव करूं, तो आपको ये मुश्किल वर्ड सीखने पड़ेंगे। पहला तो ये चीज़ है। दूसरी बात, स्प्रेड के फायदे इतने हैं। अगर आपको पता है कि नेकेड बाइंग सेलिंग करके मेरा जो विन रेट है या चांसेस हैं वो 50-50 हैं, लेकिन अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड यूज कर ले रहा हूं और मेरे विनिंग चांसेस 67% हो जा रहे हैं, तो सिंपल सा मैथ्स है ना भाई। आप बताओ, अगर आप एग्जाम में पास होने जाओगे तो 50% मार्क्स अच्छे हैं कि 67% मार्क्स अच्छे हैं? तो 67% मार्क्स करने के लिए, या ये विन रेट अचीवेबल है ऑप्शन स्प्रेड में, तो आप ऑप्शन स्प्रेड क्यों नहीं सीखोगे? इसलिए मैं ऑप्शन स्प्रेड बोलता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई मुझे आपको ये नहीं दिखाना ट्रेडिंग इजी है, मुझे आपको ये दिखाना है ट्रेडिंग सिंपल है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि रादर देन नेकेड बाई करने के स्प्रेड्स बनाओ। और एक कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं आप, मार्केट स्ट्रक्चर, वो क्या होता है और आपको सीखने में कितना टाइम लगा और आपने कैसे सीखा वो? देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग सीखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग है ट्रेंड फाइंड आउट करना, आपको टारगेट फाइंड आउट करना। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड के 4 एलिमेंट होते हैं: टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट यानी कि पोजीशन साइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 4 एलिमेंट होते हैं। तो ज़्यादातर लोग पोजीशन साइज तो जिंदगी भर नहीं जान पाते। 90% लोग तो मार्केट से बाहर चले जाते हैं, उन्हें पोजीशन साइज का कभी पता ही नहीं चलता। और इवन अभी भी लोगों ने, जब मैं एलिमेंट बोलूंगा तो टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री तो सुना था, पोजीशन साइज क्या है उनके लिए एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी ट्रेड के अंदर आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए आदमी को। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेड के 4 एलिमेंट में से टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, और फिर होती है एंट्री। देखिए, आपने सबसे बढ़िया एंट्री ले ली, लेकिन अगर आपके पास टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। आपको यही नहीं पता कि टारगेट क्या है आपका, मार्केट कहाँ तक जा सकती वो है, किसी काम की नहीं है। आप पूछते रहोगे सबसे, कहाँ बुक करूं, नीचे जाने लगा तो कहाँ काट दूं, स्टॉप लॉस क्या है। तो लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कोई एंट्री बता दे। एंट्री सबसे लास्ट चीज है। दूसरा चीज, लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, टारगेट नहीं पता होता। मार्केट ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है। मैं जाने कितने लोगों से मिला हूं कि 2021 की रैली के अंदर हम लोगों ने इतना पैसा, हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा था, 2022 में वो वापस नीचे आ गया। बेयर मार्केट आते ही उन्हें कभी पता ही नहीं, स्टॉप लॉस तो पता चल गया था, टारगेट नहीं पता। मैं बोलता हूं सबसे पहली चीज आपको पता करनी चाहिए टारगेट। अगर आपको ये पता है ये XYZ स्टॉक यहां तक जाएगा, तो आपकी एंट्री खराब हो चाहे अच्छी, जाएगा ना, बताओ। राइट। अगर आप इस चीज पे कॉन्फिडेंट हो कि वहां तक जाएगा, तो सबसे पहली चीज तो टारगेट पता हो। दूसरा चीज, अगर आपको टारगेट पता है किसी स्टॉक का कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तभी तो एंट्री लोगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? टारगेट पता करना। आपको पता करना है कि मार्केट कहां तक जाएगी। करेक्ट बात है। तो यहीं से समझने की चीज है कि प्राइस किस तरफ जा रहा है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर पता करना यही होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब इतना सा है कि आपको ये पता करना है कि प्राइस किस ट्रेंड में है, किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरफ जाने वाला है। तो बेसिकली आपकी टारगेट डायरेक्शन आपको निकल के है, तो इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई ट्रेंड बोलता है, कोई ऑर्डर फ्लो बोलता है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है। आपने कैसे सीखा था ये? जी, मैंने जो है ये कई सारी जगह से सीखा, कोई एक जगह से नहीं सीखा। 2018 में जब मैंने ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया, आज से लगभग 8-9 साल पहले, सो मैंने क्या किया था कि मैं 10-10 घंटे यूट्यूब पे हर वीडियो को छान मारता था। सो ऐसा कहना किसी एक इंसान से सीखा, किसी एक इंसान के लिए
कहना कि एक ही इंसान से मैंने सब कुछ सीखा, मेरे हिसाब से थोड़ी जाती हो जाएगी। हम्म। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आज भी उसमें से यूट्यूब में लोग जो है वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उन सबको जब भी मिलता हूँ उनको थैंक यू भी बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ। फॉर्चुनेटली आज लोग यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मुझे भी जानते हैं, तो जब मुझे कहीं इवेंट में उनसे मिलना होता है तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा, क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं था। बट जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो मेरे ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा चेंज आया, जहाँ से मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को समझा और अपने जो जितने भी मेरे कंसेप्ट उनको बेहतर करा, वो 2018 के एंड से 2019 के आसपास की बात है। तब इनर सर्किल ट्रेडर, आईसीटी आज के वक्त में बड़ा कॉमन नाम है, सब जानते हैं। उनका एक एक्स अकाउंट था, जो आज पहले ट्विटर होता था, आज एक्स है। तो वो अपने एक्स पर जो है अपने चार्ट्स पोस्ट करते थे उस टाइम पर। अब उस चार्ट के अंदर वो बहुत बढ़िया सिखाते थे, तो मैंने वहाँ से जो है इन सारे कंसेप्ट को समझा था। बट पता नहीं किस वजह से उस टाइम पर उनके कुछ 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर भी थे, और 2019 के मिड में कुछ जून जुलाई के आसपास उन्होंने वो अपना एक्स का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट लीड कर दिया था। तो आज तक मुझे भी ये थोड़ी सी मन में कमी रहती है कि काश वो सारे पोस्ट में सेव कर लेता, जो मैं उस वक्त पे नहीं कर पाया। तो वो कमी मुझे भी खलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ से सीखा। ओके। और अगर कोई भी इंसान, मतलब कोई भी नया मार्केट में आता है ट्रेडर, सबकी यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं सीखूं कैसे, कहाँ से सीखूं, किससे सीखूं और कब तक सीखूं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका जो है किससे सीखूं, कहाँ तक सीखूं और कब तक सीखूं। ये 3 क्वेश्चन जो आपने पूछे, मुझे सबसे पहला सवाल है कहाँ से सीखूं। उससे सीखे जिसका आपको समझ में आ रहा है। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि आज के वक्त में हम लोग वहाँ से सीखना चाहते हैं जहाँ पे जैसे दूर के ढोल सुहावने वाली बात है, जहाँ पे दिखावा जाता है, हम लोग वहाँ से सीखना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन मानिए, जितने भी लोग आईआईटी में हैं वो सारे आईआईटीएन से नहीं पढ़े। आपके स्कूल टीचर आईआईटीएन नहीं थे, नहीं। आपके ट्यूशन के टीचर आईआईटीएन नहीं थे, समझो इस बात को। और आपके स्कूल टीचर की वजह से आप आईआईटी में नहीं गए। मैं आपको ये भी सच बता देता हूँ, आपके स्कूल टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया, पढ़ने का तरीका सिखाया। उस पढ़ने के तरीके से आपने खुद पढ़ा, और खुद पढ़ के आप आईआईटी गए, आप खुद पढ़ के आईएम गए, आप जहां भी गए हो खुद पढ़ कर गए हो। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर है। तो पहली चीज तो ये देखना, अगर उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वो दिखा रहा है तो वही सिखाएगा, ये गलत है। कोई जो है बड़ी पोजीशन से ट्रेड कर रहा है तो वही सिखाएगा, ये गलत है। नहीं, मैं अपना कोई कोर्स भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं दिखाता नहीं हूँ तो लोग सोचेंगे ये अपना कुछ बताएगा। मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ भाई, मैं अपना कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। बट समझने वाली चीज़ ये है कि आपने उस टीचर से सबसे अच्छा सीखा जिसके साथ ट्यूनिंग आपकी सबसे बढ़िया बनी। क्योंकि टीचर का काम है आपको सीखने का तरीका सिखाना, ना कि सिखाना। सीखना आपका खुद का काम है, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग में आप किसी से भी सीखोगे, किसी से भी सीखोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये सीखिए किसके सिखाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, जिससे कि आपको सीखने का तरीका है। तो किससे सीखूं का जवाब आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है। कहां तक सीखूं, इसका कोई अंत नहीं है। कहां तक सीखूं और कब तक सीखूं को कोई अंत नहीं है। मैं आज भी सीख रहा हूं, कभी बुक्स पढ़ के, कभी आर्टिकल्स पढ़ के, कभी मार्केट के इवॉल्व होने पर प्रैक्टिस करके। तो कहाँ और कब तक का कोई अंत नहीं है। वो तो अमिताभ बच्चन जी वाली लाइन, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखने का कोई अंत नहीं है। लेकिन कहाँ से सीखूं, तो दिखावे से मत सीखिए। आप सोचिए जिसका काम आपको पसंद आ रहा हो। मैं उस इंसान को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करता हूं जिसने मुझे बताया कि ये ट्रेड सेटअप ऐसा है और उसके बाद ऐसा हुआ, तो उसे पता है। उसने कितना उस पर पैसा बनाया नहीं बनाया मेरे काम का नहीं, क्योंकि वो जिसने बनाया होगा तो मेरे अकाउंट में नहीं आ जाएगा, और नहीं बनाया होगा तो मेरे अकाउंट से चला नहीं जाएगा। लेकिन उसको ये बात पता है ना कि यहां से यहां कैसे जाता है, वो तरीका सीखना है आपको, तो वहां से सीखिए। ऐसा कोई इंडिकेटर या कॉन्सेप्ट जो आप स्टार्टिंग से अब तक यूज कर रहे हैं? देखिए, इंडिकेटर्स तो मैं ऑलमोस्ट यूज करता नहीं हूं। टूल यूज़ करता हूँ फिबोनाची, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ मैं सबको बताता हूँ प्रीमियम और डिस्काउंट निकालने में, कि किसी भी रेंज के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो 50% लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको पता चलता है 50% के ऊपर प्राइस है तो महंगा है, और 50% के नीचे है तो प्राइस सस्ता है। तो फिबोनाची एक टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टूल है। उसके अलावा इंडिकेटर की स्ट्रेटजीज, जैसे कभी कभी अगर आपको यूज़ करनी हो तो मेरी एक बहुत फेमस स्ट्रेटजी है EMA 21 की, एक स्ट्रेटजी है ब्रेड बटर स्ट्रेटजी में बोलता हूँ। ये सारी फ्री है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरे चैनल पर भी और दूसरे चैनल्स पर भी अवेलेबल है। RSI पे भी आएंगी जी, इस चैनल पे भी आएंगी, अगर आप बिल्कुल बुलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेड बटर स्ट्रेटजी मेरी है एक RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी। अब RSI डाइवर्जेंस सबको पता होता है, लेकिन फिर भी लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो ब्रेड बटर स्ट्रेटजी के अंदर मैंने कुछ चेंजेस करें जिससे कि लोग डाइवर्जेंस का सही यूज़ जो नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएँ।
तो ये 2 स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी फेमस है, वही 2 इंडिकेटर भी यूजुअली लोग करना पसंद करते हैं। बाकी मैं यूजुअली बिना इंडिकेटर के प्राइस एक्शन को देखता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी बन गई है कि मैं जैसे डाइवर्जेंस भी बना हुआ है तो मुझे प्राइस देखकर ही पता चल जाता है कि डाइवर्जेंस बना होगा, तो मुझे ऐसे चार्ट पे RSI लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग में इमोशन से ज़्यादा लॉजिकल ट्रेडिंग क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि हर बिगिनर यही गलती करता है कि वो इमोशन में आके लॉस कर लेता है और मार्केट से बाहर हो जाता है। देखिए, ये तो इंसान की हर जगह पर कमी है सर। लॉजिक्स और इमोशंस यहीं की तो लड़ाई है। देखिए, अब क्या सीन है कि ट्रेडिंग नंबर्स गेम है और मैथमेटिक्स इमोशंस पर नहीं चलता। मैथमेटिक्स सिर्फ लॉजिक पर चलता है। तो नंबर्स का गेम किस पर चलेगा? लॉजिक पर ही चलेगा। लेकिन हमारे अंदर ब्लड बह रहा है, हमारे अंदर स्किन है, दिमाग है, इसके अंदर इमोशंस हैं। हम रोबोट नहीं बन सकते। तो हमारे अंदर तो इमोशंस रहेंगे ही। तो हमारे हर डिसीजन के अंदर इमोशनल फैक्टर होता है। चाहे वो स्कूल में कौन सी स्ट्रीम लेनी थी, उसके बाद जॉब कौन सी लेनी थी, किसी सीनियर के बोलने पर इस कंपनी में जॉब लेनी थी, किसी सीनियर के बोलने पर उस कंपनी में जॉब नहीं लेनी थी। तो हम लोग अक्सर जो है रेशनल डिसीजन नहीं ले पाते और इमोशनल डिसीजंस को प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बचपन से हमें बढ़ाने का तरीका है, फैमिली ओरिएंटेड हम लोग इतने ज़्यादा रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर इमोशंस कूट कूट कर भरे गए हैं। गलत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपके रिश्ते चलाने के लिए आपको इमोशनल डिसीजन ही लेने पड़ते हैं अक्सर, लेकिन मैथमेटिक्स सिर्फ लॉजिक से ही चलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी ट्रेडर के लिए अगर कुछ है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने दिमाग को लॉजिक्स के अंदर पिरोना ही है। ट्रेडिंग के अंदर, क्रिकेट के अंदर, सिंगिंग के अंदर, हर जगह पर आपने ये बात सुनी होगी, जैसे जब कोई खिलाड़ी फॉर्म से गुजर रहा होता है, आप देखते हो जैसे कि बीच में हमें लगा कि 2021, 22, 23 के आसपास विराट कोहली जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो लोग बोलने लगे रिटायरमेंट ले लो, ये ले लो, विराट कोहली को वर्ल्ड कप में क्यों खिला रहे हो। जीते ना वर्ल्ड अभी कप जैसे विराट कोहली की हमने वजह अभी से। MI का भी एग्जांपल देखा। हाँ बिल्कुल, विराट कोहली की वजह से वर्ल्ड कप जीते कि नहीं जीते? बिल्कुल। फाइनल में वो ना चलता तो हो गया था काम, राइट? सो क्या है सीन कि आपको समझना पड़ेगा, जब फॉर्म चली जाती है तो क्या लगता है आपको, क्या विराट कोहली बैट घुमाना छोड़ देता है? नहीं। विराट कोहली को यही नहीं पता चलता बैट कैसे घुमाते हैं, कवर ड्राइव कैसे लगाते हैं। जिस चीज को मतलब कवर ड्राइव विराट कोहली सोते सोते लगा दे, आप उसे एकदम बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा हो, 2 घंटे बाद उठा के खड़ा करके बैट हाथ में दे तो वो कवर ड्राइव मार देगा। वो आदमी जिसके मसल मेमोरी के अंदर भी बैट कैसे चलता है वो है, फॉर्म कैसे खराब हो जाती है? इट्स ऑल अबाउट मेंटल। एक वक्त के बाद आपकी स्किल आपकी मेंटल और साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब वहां पे प्रेशर होता है तो खिलाड़ियों की फॉर्म बिगड़ती है, और इसलिए जब बोलते हैं फॉर्म जब खराब होती है तो आप थोड़ा रेस्ट करते हो। आपने देखा होगा खिलाड़ी मेडिटेशन ज़्यादा करने लगते हैं, बातें करते हैं, कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं, गैप ले लेते हैं। वो क्यों दिया जाता है? जिससे आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होगा वो निकल जाए, वो रिलीफ हो जाए, वो रिलीफ हो जाए, राइट? तो वो रिलीफ होगा तो आपका जो है ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाए। बैट तब घुमाना आता है, बॉल देखते ही बैट घुमाना आता है। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर भी है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आ जाएगी, स्ट्रेटजी तो आ जाएगी, लेकिन लॉजिक बनाए रखने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इसीलिए बोलते हैं अगर लगातार स्टॉप लॉस होने लगे तो गैप ले लो, 2-4 दिन घूमाओ, इधर उधर चले जाओ, किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, जिम में एक्सरसाइज करने चले जाओ। दिमाग में मत रखो उस बात को, दिमाग खराब हो गया ट्रेडिंग खराब हो जाएगी। और प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट होता रहे तो भी करिए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई ओवर कॉन्फिडेंस की भी तो समस्या है। तो यही तो लोग बोलते हैं कि सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है, सर आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जाएगी और मैं आपकी स्ट्रेटजी लगा के मैंने प्रॉफिट भी बनाया। सर इस महीने 15-16 दिन में इतने प्रॉफिट में था, लेकिन लास्ट के 2 दिन में सब खराब हो गया, मेरा प्रॉफिट इतने से इतना बचा। कुछ तो लॉस में ही आ जाते हैं। 20 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में लॉस। मैंने कहा उस एक दिन क्या सर थोड़ा बहक गया था। वो बहके क्यों थे आप? ओवर कॉन्फिडेंस। अरे मैं तो 19 सेशन से प्रॉफिट में हूँ, 20वें सेशन में कैसे प्रॉफिट में नहीं बनूंगा? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है। अब इससे बचने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, इससे बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि अपने स्ट्रीक को देखो। आपको पता है कि भाई मेरा यूजुअली 3 से 5 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है या हर तीसरी ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हो जाती है, चौथी हो जाती है, और एक वक्त ऐसा है 10 ट्रेड हो गई टारगेट हुए जा रहे हैं, 7 ट्रेड हो गई टारगेट हुए जा रहे हैं, तो जैसे ही मेरे कभी भी 4 या 5 टारगेट लगातार हो जाते हैं तो मैं अगली पोजीशन में अपना रिस्क आधा कर देता हूं। मैं जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का रिस्क ले रहा था कि अगर स्टॉप लॉस हुआ मेरा 10,000 रुपए का नुकसान होगा। 5 ट्रेड टारगेट हो गए तो अगले 2 से 3 ट्रेड में मैं अपना रिस्क 4 या 5,000 रुपए कर दूंगा।
क्योंकि मुझे पता है मेरा दिमाग अब ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुका है। उसे पता चल गया है कि भैया अब तो राजा तुम ही हो, तुम्हें तो मार्केट तुम ही चला रहे हो, तुम भगवान बन चुके हो, तो स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी है। तो स्टॉप लॉस तो लगेगा ही। अब गलती तो आप करोगे ही करोगे, और अगर नहीं लगा तो 5,000 में भी प्रॉफिट तो बनेगा, थोड़ा कम बन जाएगा लेकिन आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक ट्रेडर टेक्निकली परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी लॉस कर लेता है फियर की वजह से। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आपके पास में? यही तो हम बात कर रहे थे, इमोशंस, फियर हो, ग्रीड हो। देखिए जब आदमी ग्रीड में होता है तो वो फोमो की पोजीशन में चला जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं ही ना रह जाऊं, सब पैसा कमा रहे हैं मैं ही नहीं कमा रहा हूं, ये समस्या। और फियर में क्या होता है, डर कि कहीं मेरा सारा पैसा चला ना जाए, ये पैनिक। तो जब भी ये इमोशंस आएंगे तो इनको तो आपको प्रैक्टिस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मेडिटेशन करके कंट्रोल करने पड़ेंगे और लॉजिकल ट्रेडिंग पर आना ही पड़ेगा। मैंने वैसे भी देखा है, इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत सारे रील्स भी बनाए, यूट्यूब में भी बोला, स्कैमर्स ने आपके नाम से बहुत सारे लोगों को ठगा भी है। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग इनसे मतलब इन लोगों से ठग जाते हैं या फिर अभी वो अवेयर होना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखिए ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़, अभी आपने रिसेंट में ही सुना होगा, एक CoinDCX करके एक्सचेंज है क्रिप्टो की, इंडिया की FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, उनके फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया गया 78 लाख की धोखाधड़ी में। और बाद में पता चला जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो तो CoinDCX वाले लोग थे ही नहीं फाउंडर्स, वो तो कोई फ्रॉड लोग थे। किसी ने जो है फाउंडर्स का नाम यूज़ करके उनसे पैसे ले लिए, एक फेक वेबसाइट बनाई, coindcx.com की जगह coindcx.pro, और उस पर डिपॉजिट करके पैसा ले लिया। सो ये कोई पहली चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही रिसेंट का केस मैं आपको बता रहा हूँ। न जाने कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, आपने मूवी देखी स्पेशल 26? हाँ, 1980s का केस है। क्या हुआ था कि 26 लोगों ने CBI ऑफिसर बन के रेड करी, और जो है वहाँ पे रेड करने के बाद जो है उन लोगों ने वहाँ से पैसा लिया, सारा बोला, सारी स्टैम्प सब दी, और उसके बाद पता चला कि वो लोग तो नकली थे। और क्या ये आजकल नहीं हो रहा, अभी 2 साल पहले का एक इतना बड़ा फेमस सा केस हुआ था कि गुजरात का एक बंदा था, वो अपने आप को PMO ऑफिस का बताकर पूरा कश्मीर घूम रहा था आर्मी के साथ। अभी 2 साल पहले की बात है कि उन्होंने जो है अपना एक लेटर दिखाया कि वो PMO ऑफिस से आए हुए हैं, NIA की तरफ से आए हुए हैं, और वो जो है घूम रहे हैं। तो देखिए अब ये चीज़ तो अरसों से होते आ रही है, हर जगह होते आ रही है। आज UPI के साथ कितने बड़े स्कैम होते हैं, बहुत होता है। डिजिटल अरेस्ट का केस चल रहा है, कोई जज बन के रुपए ले ले रहा है आपसे, कोई पुलिस ऑफिसर बन के रुपए ले ले रहा है, कोई बोल रहा है आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, लोग बेटे को फोन करके भी नहीं पूछना चाहते कि तुम ठीक ठाक हो कि नहीं, अरेस्ट कर लिया तो पैसे दे देते हैं। सो सीन वही है कि सोशल मीडिया ही नहीं, डिजिटल मीडिया ही नहीं, चाहे ऑफलाइन की बात कर लो चाहे ऑनलाइन, स्कैम्स हो ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्कैम के दो ही कारण है। एक तो ये तो फियर जो आपने बताया कि वो डिजिटल अरेस्ट वाला है, दूसरा स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है वो हो रहा है लालच की वजह से। देखिए हर जगह पर जितने भी काम इंसान के साथ गलत हो रहे हैं वो फियर और ग्रीड से ही होते हैं। जब आदमी बंदर था, चिंपैंजी था, जो भी कुछ था, तब से लेकर और अभी तक जो एक चीज़ नहीं बदली है इंसानों में, वो है उनका फियर और ग्रीड का नेचर। ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो स्कैमर वाली बात, बिल्कुल हुआ है। मैं बोल रहा हूँ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी ही वीडियो से एक क्लिप काट लेंगे, वो क्लिप अपने चैनल पर लगा देंगे और उसको एड्स चलाकर बूस्ट कर देंगे। अब उसके अंदर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, कोई पैसा नहीं खर्च करना, कुछ नहीं करना, आपको कोई पैसा भी नहीं देना, बस जेन्युइन लिंक पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना मेरी वीडियो के। मैंने ये बात बोली, उन्होंने इसमें से बस ये वर्ड काट दिया कि कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, ये वाला हिस्सा काट दिया और इस क्लिप को लगाकर अपने इंस्टाग्राम पर, और मैंने ये भी बोला हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर तो मैं बोलूँगा ही, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो वीडियो चला दी। अब कोई एक आम आदमी लेटा हुआ है, उसने मान लीजिए मेरी वीडियो आपके चैनल पर देखी है, तो उसे लगा कि ये तो बस पसंद आया होगा या पसंद नहीं आया होगा। अगर मान लीजिए सामने वाले को, हम मान लेते हैं भाई 50 लोगों को मेरा बात बोलना पसंद नहीं आया, तो वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन 50 लोगों को अगर पसंद आ गया तो उन लोगों को रिलाई क्या, ये बंदा ठीक बोल रहा था उस पॉडकास्ट में सागर के साथ, इसकी बात सुन लेते हैं। तो उसमें बोल रहा होता हूँ मैं कुछ, कोई मेरे स्ट्रेटजी का पार्ट, और लास्ट में ये बोल रहा होता हूँ जो वो काट के लगा देते हैं। अब वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बिना चेक करे, बिना ये देखे कि ये रील ऑफिशियल चैनल पर है भी कि नहीं। आप कई बार सोचिए, एक बार मेरे पास एक कंप्लेन आई, ईमेल आया कि सर मैंने जो है आपका वीडियो देख के आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा,
अब वो वही था, वो उन्होंने दूसरा फेक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। उसमें मुझे बोला किसी ने कि 1 घंटे में पैसे डबल हो जाएंगे, 25,000 रुपये दे दो। और मैंने जो है बात करी तो 25,000 नहीं थे, उसने बोला 5 ही हज़ार दे दो। उन्होंने 5,000 रुपये दिए और अब वो वापस नहीं कर रहे, आपकी टीम से बात कर रहे थे, आप मुझे वापस कर दीजिए। अब मैंने कहा भाई मेरी टीम में तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो 1 घंटे में डबल करता हो, अगर पता हो तो मैं ही सारा पैसा उसके पास लेके जाऊँ, और ना मेरे पास ये आर्ट है। लेकिन चलिए, फिर मैंने कहा कि सर आप वीडियो कहाँ देख रहे थे? क्या आप यकीन मानोगे, उसका यूज़र नेम जो था, जो वो वीडियो चल रही थी, उस पे अक्षय कुमार लिखा हुआ था। चैनल का नाम अक्षय कुमार है, वीडियो मेरी चल रही है, और लोग और देख रहे हैं। लिंक जो है किसी फेक टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी जो है कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, शर्मा प्रियांक, प्रियांक शर्मा, होल्ड विद प्रियांक को जो है प्रियंका कर देंगे, कुछ होल्ड में ओ की जगह 0 लगा देंगे, डी की जगह जो है कुछ और वर्ड लगा देंगे, पी लगा देंगे, और बस उसी पे चल रहा है। आदमी देखना भी नहीं चाहता कि क्या है। और सबसे बड़ी समस्या कि चलिए मैं कह रहा हूँ, आप भैया उस दिन नशे में थे, आपने जो है देख लिया प्रियांक है, आपने क्लिक कर लिया, वहाँ पहुँच लिया, आपके मन में लालच आ भी गया कि 25,000 नहीं, चलो 5,000 मांग रहा है, दे के देख लेते हैं, कुछ नहीं जा रहा। बैंक अकाउंट तो चेक कर लो किसके अकाउंट में मंगा रहा है। अब एक बंदा मुझे फ़ोन करके कह रहा है, सर मैंने 2,000 रुपये आपको भेजे थे, वापस कर दीजिए। मैंने कहा भाई मुझे कब भेज दिए और मैं क्यों तुमसे 2,000 रुपये लूँगा? वो यही ऐसी कहानी थी, उन्होंने कहानी सुनाई। मैंने कहा सर आपके साथ स्कैम हो गया है, आप इमीडिएटली साइबर क्राइम ब्रांच में जाइए और वहाँ पर थाने में कंप्लेन कर दीजिए। तो बोल रहे कि सर वो तो मैं कराऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे 2,000 रुपये वापस कर दीजिए। मैंने कहा भाई 2,000 रुपये आपने किसको भेजे हैं, पहले मुझे फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट भेजो। अब उसमें नाम लिखा हुआ है रोहित मीना। मैंने कहा भाई ये रोहित मीना और आप तो प्रियांक शर्मा से बात कर रहे हो, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। कह रहा नहीं, कह रहा सर मैंने रोहित मीना को भेजे हो, चाहे किसी को पैसे आप दे दो। अब क्या बोलोगे इस बात का? मैंने कहा भाई मैंने पैसे भेज दिए। बोला सर मेरे पास तो नहीं आया, स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं कहा मैंने भी रोहित मीना को ही भेज दिए, ले लो वहीं से जाकर। और क्या बोलोगे आप? तो बेसिकली समस्या यही है कि स्कैमर्स तो देखिए, चोरी, जब मैं बोलता हूँ जब राजा राम थे ना, तब भी चोरियां होती थी। चोरियां कभी नहीं रुकेगी, चोर चोरी करना बंद नहीं करेगा, आपको ही समझदार बनना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बचपन में बोला जाता था गांव के रास्ते पे रात में मत निकलना, चोर चोरी कर लेंगे। अब निकलोगे तो करेगा ही ना, चोर का तो काम ही है चोरी करना। तो स्कैमर्स का काम है स्कैम करना, उसके लिए कानून है, पुलिस लगी हुई है, मेहनत कर रही है, सरकार मेहनत कर रही है, लेकिन चोर को चोरी करने से नहीं रोक सकते आप अपने आप को ही बचा सकते हो। तो आप अपने आप को बचाइए, स्कैमर से बचिए, मेरे साथ ही नहीं किसी भी डिजिटल फ्रॉड से बचिए। कहीं भी पैसा भेजने से पहले कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए कि आप ऑफिशियल चैनल पर भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। थैंक यू सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लालच में आके कर लेते हैं उल्टी सीधी हरकतें, और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं, मेरा पैसा चला गया, ये चला गया। और क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा होता है, 4-5 हज़ार रुपये होते हैं, और 4-5-10 हज़ार रुपये आज के टाइम पे कि पहले भी बहुत मैटर करते थे। देखिए एक मीम सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि गरीब आदमी ना इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए गरीब है उसकी सोच ही गरीब है। कि उसके पास 4-5 हज़ार रुपये अगर हैं तो उसको 4-5 हज़ार से 4-5 करोड़ क्यों करने हैं? भाई गणित ये कहता है 4-5 हज़ार से पहले 6,000 होगा, 7,000 होगा, 8,000 होगा, किसी भी प्रोसेस से चले जाओ ऐसे ही होगा। कोई आपको आके बोल रहा है 4 लाख कर दूंगा, तो आप जा क्यों रहे हो? बेवकूफ़। तो आप अपनी सोच को तो पहले बदलो, पहले अपनी सोच को तो अमीर करो, पहले कंसेप्ट को तो समझो। एक आदमी दुकान पे 1 रुपए की टॉफी बेचता है, सालों तक 1-1 रुपए वाली टॉफी बेचता है, और एक 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनी बना लेता है। पल्स की टॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, 8-10 सालों के अंदर 1 रुपए की टॉफी कितनी बार बेची होगी? बार बार। वो भी बोलता कि नहीं हर आदमी को 1 डब्बा ही बेचूंगा टॉफी का, 1 रुपए तो नहीं बेचूंगा। तो बनती कंपनी? नहीं बनती ना। तो बिजनेस कहीं भी करो, छोटे छोटे पैसे को बार बार कमाने की आदत डालो, बड़े पैसे को एक बार कमाने की आदत ही लोगों को मरवा रही है। क्योंकि वही हो ना, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, या तो आप एक आदमी से कमा लो या फिर 1,000 आदमी से कमा लो। आप मेहनत ज़्यादा लगेगी ना 1,000 वाले, मेहनत तो हमें करनी नहीं है, मेहनत हमें करनी नहीं है, हमें तो स्कैमर्स को मदद करनी है, हमें मेहनत नहीं करनी है ये। और मैं फिर भी बोलूँगा अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप तुरंत अपना जो है 1930 पर कॉल करें, वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कराएं। साइबर क्राइम के अंदर जो है आप लोग जो है कंप्लेन डाल दें, क्योंकि अभी तो नए नियम आ गए हैं, 1 घंटे तक यूपीआई भी होल्ड पर रखी जाएगी, ऐसा जो है मैंने न्यूज़ में सुना, इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से चीज़ें कर रही है। इवन कल ही मैं एक ट्रांसफ़र कर रहा था तो पहले सिर्फ एम पिन मांगते थे जो अकाउंट वेरीफाइड होते थे, अब OTP प्लस एम पिन मांग रहे हैं।
मोबाइल बैंकिंग में भी। 2FA लग गया उसमें भी। तो उसमें भी 2 फैक्टर है। लेकिन समस्या वही है, मैंने आपको बताया ना सर, गवर्नमेंट जितनी स्मार्टनेस दिखाएगी आपको बचाने के लिए, आप उतनी बेवकूफ़ी करोगे अपने आप को लुटवाने के लिए, क्योंकि चोर चोरी करना बंद नहीं करेगा, आपको ही समझदार बनना पड़ेगा। तो सर मेरे बहुत देर से दिमाग में आ रहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक इंजीनियर से ट्रेडर और ट्रेडर से सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हाथ पैर तो कहीं मिलते नहीं है इनके आपस में, बहुत अलग अलग करियर रहे हैं मेरे। कुछ नहीं, मैं 2018 17-18 में जो है, 17 की बात है, मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहा था और उसमें बड़ा अच्छा भी कर रहे थे हम लोग। तभी जो है मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई बिटकॉइन बाई कर लो, कुछ बढ़िया चीज़ आई है, कुछ 50-60 हज़ार रुपये के आसपास होगा बिटकॉइन। तो अब जनरली क्या होता है, दोस्त जो बताता है हम लोग सीधा कर ही लेते हैं। तो मैंने बोला मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरा पैन कार्ड उस वक्त पे नहीं क्योंकि था। बहुत सारे दोस्त स्कीम हाँ, लेके आते हैं आपके पास में। तो पैन कार्ड जो है मेरे पास उस वक्त पे जो है मेरा खो गया था, एक्चुअली चोरी हो गया था वॉलेट, तो नहीं था, तो मैं नहीं खरीद पाया। ये कुछ फरवरी 2017 की बात है, मैं भूल गया। फिर मैंने पैन कार्ड अप्लाई करने दिया, लेकिन वो आया 15-20 दिन बाद, फिर वो भूल गया, कोई याद नहीं रहा। उसके बाद मेरे एक क्लाइंट थे यूएस में, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि आप पेमेंट जो है बजाय यूएस डॉलर लेने के आप लाइट कॉइन में ले लो। मैंने कहा ये लाइट कॉइन क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया लाइट कॉइन ऐसे ऐसे एक ऑल्ट कॉइन होता है। तो फिर मैंने तो नहीं लिया, फिर लिया मैंने डॉलर में ही, बट आई रियलाइज कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ऐसा इंडस्ट्री है जो है। फिर मुझे याद आया बिटकॉइन का, फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया वापस से जुलाई अगस्त के आसपास कि वो बिटकॉइन तुमने बताया था, कह रहा खरीद ले, अब तो दुगना हो गया 1,20,000 का। मैंने कहा 3 महीने में ऐसा क्या चीज़ है? उसने बोला जैसे गोल्ड खरीदते हैं पैसा बढ़ जाता है, तो हमारा ये हो जाता है। क्योंकि मुझे शेयर मार्केट का ऐसा नहीं पता था, ट्रेडिंग का टी नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने बिटकॉइन कुछ बाई कर लिया, और 2017 में इत्तेफाक से बुल रन आ गया, वो पैसा 3-4 गुना हो गया, और मुझे लगा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जितना पैसा मैंने कमाया, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि ट्रेडिंग भी होती है इसके अंदर, मतलब जो चीज़ तुमने 3-4 महीने में करी है ये 2-4 दिनों में भी हो सकती है। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, जो काम 3 से 6 महीने में क्रिप्टो ने करके दिया है, ये काम अगर 3-3 दिन में होने लगे तो सबकी तरह मैं भी मन में राजा बना। और मैंने कोशिश करी, और 2-3 महीने में वो सारे पैसे मैंने जो कमाए थे वो डुबो दिए लगभग। उसमें से 10% 15% बचा, जो मेरी कैपिटल थी उससे भी कम बचा। तो ये जर्नी बड़ी ऊपर नीचे वाली रही। तो इस बीच में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई बस, क्योंकि जब वो 2-3 महीने में जब मैंने लॉस करा, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग सच में कमा रहे थे, और एक बार मैं भी कमा चुका था। पर मुझे वो डिफरेंस समझ में आया कि वो जो 3 महीने में हुआ, वो पहली बात तो हर 3 महीने में नहीं होता, और 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात मुझे समझ में आई, और फिर मुझे लगा कि यार मतलब तो यार पढ़ने लिखने में बढ़िया रहे, कि ऐसा कोई चीज़ कैसे हरा देगी जो हमें नहीं आती, ये वाला एटीट्यूड था बस। लेकिन एटीट्यूड ना समझदारी वाला था। ज़्यादातर लोगों का एटीट्यूड ये होता है, अरे 1 लाख डूब गया, अब 2 लाख लेके आऊँगा, 4 लाख करूँगा। मेरा ऐसा नहीं था, मैं पढ़ने लिखने में समझदार आदमी था, मैं बेवकूफ़ लड़का बिल्कुल नहीं था। मुझे जीवन का ज्ञान था कि कोई भी चीज़ करो सीख के करो। मुझे बचपन से ये बात बताई गई थी, बचपन से सिखाई गई थी कि दुनिया में हर एक चीज़ सट्टा है। कार चलाना भी जुआ है, बाइक चलाना भी जुआ है, रोड पे चलना भी जुआ कोई है। एग्ज़ाम देना भी जुआ है। कब तक? जब तक आप सीखते नहीं हो। अगर आप बाइक बिना सीखे चलाओगे तो गिरोगे ही, और गिरोगे ऊपर जाओगे कि खड़े हो जाओगे ये नहीं पता। आप कार बिना सीखे चलाओगे तो कुछ होगा ही, या तो खुद को ऊपर पहुंचाओगे या किसी और को पहुंचाओगे। तो मुझे हमेशा पता था कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ जुआ तभी तक है जब तक आपको आता नहीं है। वही कंसेप्ट था ज़िंदगी का। ये आप कह लीजिए पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छी शिक्षा देके मुझे पला बड़ा किया था। तो मैंने बेवकूफ़ी नहीं करी, मैंने सीखना शुरू किया कि चलो ठीक है, कोई चीज़ मुझे हरा दे कोई बात नहीं, अब देखते हैं कैसे नहीं हारेगी, सीख के हरा देते हैं इसको। हमने सीखा और हरा दिया, इस तरह ट्रेडर बन गया। अच्छा, आपको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 17 से स्टार्ट किया था और 26 चल रहा है अभी। तो ये 8-9 साल जो हैं ये स्मूथ तो रहे नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपने इन 8-9 सालों में क्या सीखा, क्या गलतियाँ की जो और लोगों को नहीं करनी चाहिए, या उन गलतियों से सीखना चाहिए? देखिए मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी स्मूथ जिस दिन हो गई उस दिन तो पिक्चर की तरह वो लाइन चल जाएगी हाँ, जो उसमें चलती मशीन पर, ठीक है। तो ज़िंदगी तो कभी स्मूथ नहीं हो सकती, चाहे आप पैसा कमा रहे हो चाहे आप पैसा नहीं कमा रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी कभी स्मूथ नहीं हो सकती। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आज मेरे पास 50 लाख रुपए हैं तो कल को 50 करोड़ हो जाएंगे तो ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, तो ये गलत फहमी तो छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़, ज़िंदगी का काम ही है इस तरह से चलना, तो ट्रेडिंग का भी काम है इस तरह से चलना।
उसके अंदर आप जीतेंगे भी, आप हारेंगे भी, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, स्टॉप लॉस भी होगा। लंबे लंबे वक्त तक आप लगातार कमा रहे होंगे, तो लंबे लंबे वक्त तक आप लगातार नहीं कमा रहे होंगे। इवन आज भी ऐसा होगा कि लंबे लंबे वक्त तक आप नहीं कमा रहे होंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। मेरे साथ ये था, ठीक है, बहुत अच्छे साल आए। जैसे कि 2018 जब मैंने करना शुरू करा तो मेरे लिए जो है वो अच्छा साल इसलिए था क्योंकि मुझे सीखने को मिला। मैंने ट्रेडिंग ज़्यादा करी नहीं, 2018 के एंड से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी वापस सीखने के लिए। 2019 कैसा रहा? 2019 मेरे लिए बढ़िया रहा। शुरुआती टाइम में 2019 के एंड में आते आते मैं इतना ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर घुस गया था। सितंबर का टाइम था कि मेरे सिर में इतना दर्द रहने लगा था कि आप सोचिए, प्रॉफिट कमाने के बाद मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था। लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं लॉस करके, मैं प्रॉफिट कमा के चला गया था क्योंकि मुझे 24 घंटे सिर्फ लाइन ही दिख रही थी, कैंडल स्टिक ही दिख रही थी। मैं सोना कम कर चुका था, 3-3 घंटे सोता था। ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा बन रहा है तो क्यों नहीं करूँगा। आई वॉज इन अ सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन में मैं चला गया था कि 2.5 महीने तक मैंने लैपटॉप ओपन नहीं किया, मोबाइल से दूर हो गया था 2-2.5 महीने, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बट अगेन मैं एज पे जाता था और मैं रुक जाता था। मेरे साथ हमेशा ये हुआ, जब मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर बहुत ही गलत थॉट्स आ रहे हैं लाइफ को लेकर और मैं बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर घुस चुका हूँ, तो मैंने गैप ले लिया। 2-2.5 महीने कुछ नहीं किया, घूमा। मैं चौपटा चला गया, जब जानते होंगे आप, ओली के पास है, ओली चला गया। मैं जो है फैमिली से मिलने चला गया, अपने सारे रिलेटिव्स निपटा दिए। कहते थे आता नहीं है, मैं जाओ घूम के आओ, 10 अलग काम करो ना। दिमाग हटाना था आपको, आपके दिमाग को शांत करना था। तो सोचिए, ये भी एक लाइफ का फेस था। अब इसको उतार कहिए, चढ़ाव कहिए, मैं नहीं कह सकता, बट ये था। फिर वापस आए, फिर सब कुछ बढ़िया होने लगा तो कोविड आ गया, मेरे जो स्टार्टअप था वो बंद हो गया। तो आप फिर से इसको कहिए उतार या चढ़ाव, लेकिन ट्रेडिंग अच्छी हो गई। शायद 2020 जो कोविड का साल था, 2020 मिड से लेके 2021 मिड, मेरे अब तक के, उस वक्त तक के लाइफ का सबसे बढ़िया साल चला गया। कुछ इतना अच्छा हो गया। और जबकि उससे पहले 3 महीने जब कोविड गया, वो सबके लिए ख़राब थे। लॉकडाउन लग रहा था, मैं 45 दिन अकेला था एक फ्लैट के अंदर, बिल्कुल अकेला रह रहा था। ट्रेड करने के अलावा कुछ बचा नहीं था, तो उतार था। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहेंगे। उसके बाद भी ऐसे ही चलते रहे, कभी अच्छे कभी बुरे। उसके बाद फिर से भी रिसर्च एनालिस्ट बने, एग्ज़ाम दिया, MBA फाइनेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद आरए बने, आरए बनने के बाद और अच्छा वक्त आ गया। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया, तब से अच्छा ही वक्त आ गया। तो क्योंकि यूट्यूब बनने से आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है आपके पास। क्योंकि देखिए, क्रिएटर बनने का एक फ़ायदा ये है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया बनाने का, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, वो अलग बात है। दूसरा चीज़, वहाँ से आपको पता ही है कि ये कोई छुपी बात नहीं है, वहाँ से भी आपकी इनकम होने लगती है। तो आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम आ जाती है, जो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। जैसे अगर आप 2024 पूरा होने से पहले अगर आप मेरी इनकम को समझेंगे, तो उसमें क्या था कि 2-3 महीने आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम हो जाएगी, और फिर 2-3 महीने इनकम नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेगुलर इनकम नहीं होती। पर 2-3 महीने में इतना अच्छा हो जाता था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 6 महीने इनकम नहीं होगी, तो टेंशन वाली बात है। तो आप इस तरह जी रहे थे। यूट्यूब से क्या हुआ, आपके पास एक साइड इनकम चल गई, जो किसी वजह से, कोविड की वजह से मेरी बंद हो गई थी। शायद 2019 में भी मैं ट्रेडिंग में अच्छा इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास ये प्रेशर नहीं था, पैसा इसी से कमाना है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ट्रेडिंग पर ही झोंक देते हैं शुरुआती दिनों में ही। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के साथ मैं ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ। हाँ। पर फिर वो क्या क्वेश्चन आता है कि मैं अभी 2 महीने से प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, ट्रेडिंग फुल टाइम कर लेता हूँ। क्योंकि समस्या क्या है कि अगर आप 20-50 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो इस रेंज के अंदर, 20 से 50 हज़ार के बीच की, तो ट्रेडिंग के अंदर कुछ अच्छे दिनों में ना आपके एक दिन का प्रॉफिट हो सकता है। ट्रेडिंग के कुछ अच्छे दिनों में, ध्यान से ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कोई गलत मैसेज ले जाए। ट्रेडिंग के कुछ अच्छे दिनों में किसी एक दिन का आपका ये प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके अंदर फीलिंग आने लगती है, ऐसे अगर मेरे 10 दिन आ गए, काम बन गया, क्या जॉब कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हो जाता है ना कि अब मैं एक दिन में मैंने 10 क्योंकि ट्रेडिंग में ही कुछ ऐसे बुरे दिन भी हो सकते हैं, जो अच्छे दिन थे ना वैसे बुरे दिन भी हो सकते हैं। और फिर आप जब गणित लगाओगे ना, 50,000 गुना 10 माइनस 5 लाख, तो आपको पता चलेगा मेरा पूरा पैकेज नहीं है साल का। वो नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए आपके पास, अगर आप जॉब करते हुए ट्रेडिंग कर पा रहे हो थोड़ा टाइम निकाल कर, और अगर आप ये काम 2-3 साल तक कर पा रहे हो, तो आपके कामयाब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तब तक जब तक आप जॉब को वैल्यू दे रहे हो। जब लोग जॉब को वैल्यू देना बंद कर रहे हैं, भले ही आप ट्रेडिंग से, जॉब से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, बट ऑलवेज रेस्पेक्ट योर जॉब, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर बिजनेस, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर वर्क, क्योंकि उसी की वजह से आप ये अच्छा कर पा रहे हो।
तो साइड इनकम आपको चाहिए होती है एटलीस्ट, जब तक आप एक सेफ्टी फंड ना बना लें तब तक आपको चाहिए होती है। तो आपको बहुत कैपिटल आपके पास इकट्ठा ना हो जाए तब तक आपको चाहिए होती है। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव चले, जैसे कि सबकी ज़िंदगी में चलते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी चलते रहेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि स्मूथ हो जाए। प्रियांक सर, आपने अपनी यूट्यूब वीडियोस में बहुत जगह इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में बहुत बातें की हैं। क्या आपने भी कभी इमोशंस में आके ट्रेडिंग की है? बहुत बार, इवन आज तक ऐसा हो जाता है। हम्म। सो आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी-कभी 2-3 महीने ऐसे गुज़रते हैं जहाँ नहीं कुछ होता, वो यही तो होता है। अगर सारे महीनों में मैं लॉजिकल ट्रेडिंग करूँगा तो ऐसा होगा क्यों? हम्म। क्योंकि सिस्टम तो प्रूवन है, हाँ। मैथमेटिक्स तो सिंपल है। अगर किसी स्ट्रैटेजी ने मुझे 1 महीने के अंदर ही रिटर्न दिए हैं, तो मोर लाइकली उसके आस-पास वो देगी ही। भाई अच्छा। किसी महीने अगर मुझे उसने मान लीजिए 3% दिए हैं, तो अगले महीने 1.5 दे देगी। हम्म। तो लेकिन बदलाव कहाँ आता है? यही तो बदलाव आता है। इमोशंस ट्रेडिंग का तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है, आज भी होता है। लेकिन गेम सिर्फ़ इतना सा है कि ये ज़्यादा बार हो रहा है कि कम बार हो रहा है। अगर ये कम बार हो रहा है तो चीज़ें सही चल रही हैं, अगर ये ज़्यादा बार हो रहा है तो समस्या है। तो आपकी फ़ाइट ही इस बात की है। अच्छा, अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है। आपने स्टार्टिंग भी क्रिप्टो से ही की थी, अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी वो क्रिप्टो से ही की थी। बट अभी फ्यूचर को लेके क्रिप्टो आपको कैसा लगता है? देखिए, क्रिप्टो क्या है कि क्रिप्टो एक नई टेक्नोलॉजी है हम्म। और आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजीज़ का भी भरोसा नहीं है। हम्म। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और चली जाती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और वो टिक कर और डेवलप हो जाती है। हम्म। क्रिप्टो करेंसीज़ की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, 1980s 90s से चल रही है। हम्म। 1980-90s में ही क्रिप्टोग्राफी जो है शुरू हो गया था और बहुत सारे मॉडल्स बनने लगे थे। बट जिस क्रिप्टो की बात आप कर रहे हो बेसिकली बिटकॉइन की, वो एक्चुअली में 2008 से मानी जाती है, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का शुरुआत करा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही धीरे-धीरे डेवलप हो रही है। जैसे अभी रिसेंट में ही एक न्यूज़ आई, गूगल ने बोला कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो क्रिप्टो के लिए खतरा हो सकता है 2028 के बाद। तो उसी वक़्त पे कुछ और एक्सपर्ट्स ने बोला, जैसे एडम ब्लॉक ने बोला, जो कि बिटकॉइन फाउंडर्स के साथ काम कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआती बिटकॉइन इन्वेस्टर रह चुके हैं, कि अभी हमारे पास 1 डिकेड है चेंज करने के लिए एंड सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज़ जो है चेंज करेंगी, जिससे क्रिप्टो का फ्यूचर बना रहेगा। हम्म। सो हर एक टेक्नोलॉजी की तरह जिस भी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इंडस्ट्री काम कर रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री टिकी रहती है, वो टेक्नोलॉजी टिकी रहती है। और क्रिप्टो करेंसी का तो कंसेप्ट ही है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके ऊपर आज सोचिए आप कितने सारे कंट्रीज़ लॉज बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप जीनियस एक्ट लेकर आए हैं हम्म। और अभी दुबई में तो आप देख सकते थे कि लैंड आप बाई कर सकते थे क्रिप्टो करेंसीज से। तो अभी धीरे 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 सारी कंट्रीज जो है उसके ऊपर लॉज बना रही है। इसका मतलब वो टिकी रहेगी, इसीलिए तो लॉज बना रही है। अगर उन्हें पता है ख़त्म हो जाएगी तो वो लॉज क्यों बनाएंगे। अच्छा, एक ये भी आता है कि क्रिप्टो मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि मैं किस मार्केट में काम करूं। तो एक नए ट्रेडर को किस मार्केट में काम करनी चाहिए, क्रिप्टो में या फिर स्टॉक में, मिनिमम कैपिटल के साथ में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप ट्रेडिंग सीखने आएँ तो पहले आप ना पेपर ट्रेडिंग करके देखें, क्योंकि क्या है कि दोनों ही मार्केट को ट्रेड करने के लिए थोड़े-थोड़े चीज़ें आपको अलग करनी पड़ती हैं। सीखने के लिए चीज़ें अलग-अलग हैं। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना थोड़ा-सा कंपैरेटिवली आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेगमेंट नहीं होते हैं। आपने सिंपल टेक्निकल एनालिसिस सीखा, बाय सेल करा, बात खत्म हो गई। इंडियन मार्केट सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको न्यूज़ फंडामेंटल्स भी ट्रैक करने पड़ते हैं, आपको ऑप्शंस की एक्सपायरी समझनी पड़ती है, फ्यूचर्स की एक्सपायरी समझनी पड़ती है। मतलब वहाँ पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी रेगुलरली आप नहीं कर सकते। इवन जब आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, उसके अंदर इंट्राडे करते हो, तो वहाँ पर भी लेवरेज की लिमिटेशंस होती हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में ये सब नहीं होता। तो एक नज़र से अगर हम देखें तो क्रिप्टो थोड़ी कन्वीनियंट इसलिए हो जाती है। दूसरा रीज़न 24 घंटे चलना हो जाता है कि 24 घंटे मार्केट चल रही है तो आपके दिन में जिस वक्त टाइम है उस वक्त पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ रीजंस की वजह से लोग बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना कन्वीनियंट है, बट ध्यान रखिए क्रिप्टो अभी रेगुलेटेड भी नहीं है, इसलिए वहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा है। इंडियन मार्केट जो है रेगुलेटेड है, तो वहाँ पे आपका फंड को प्रोटेक्टेड भी है, रूल्स आपके फेवर में है। क्रिप्टो में रूल्स आपके फेवर में नहीं है। आप इस तरह समझ लीजिए जैसे ओलंपिक्स के अंदर कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, वो पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ होती है, और एक स्ट्रीट फाइट होती है उसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। तो क्रिप्टो वैसी फाइट है, तो बिल्कुल वैसा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको कौन सी मार्केट ज़्यादा बढ़िया लग रही है उसी में ट्रेड करिए। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों तरफ है, समुद्र दोनों हैं। एक तरफ जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है तो महासागर ही, मछलियाँ ही मिलेंगी अंदर, है ना? तो और पानी भी खारा ही होगा। अगर तैरना आता है तो निकल जाओगे।
पार कर जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड के बारे में अभी आपका क्या कहना है? क्योंकि गोल्ड बहुत ट्रेंडिंग रहा है पीछे कुछ महीनों में। अभी थोड़ा-सा शांत है, बट आने वाले दिनों में गोल्ड का फ्यूचर क्या होगा? अब सोचिए हमने इतने सारे टॉपिक के ऊपर बात करी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे कोई कंपनी का नाम हुँ, हो, या फिर आप बात कर लीजिए चाहे वो इवन क्रूड ऑयल हो, हुँ, नेचुरल गैस हो, ठीक, बिटकॉइन हो, हुँ, या खुद कोई भी चीज़ आप जो आज देख रहे हो, इन सारी चीज़ों की कल्पना आप आज से 5,000 साल पहले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन गोल्ड की कर सकते हो। हुँ, एक ऐसी चीज़ जो इतने सालों से चली आ रही है, तो इसका मतलब उसका ट्रेंड तो पहले भी था और आज भी है। तो आज गोल्ड ट्रेंडिंग में नहीं आया है, गोल्ड हमेशा से ही ट्रेंड में रहता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि अगर हिस्ट्री देखें, जो चीज़ पहले से चलती आ रही है, संभावनाएँ ये हैं कि आगे आने वाले 1000 साल बाद भी गोल्ड तो रहेगा, बाकी कुछ रहे ना रहे। आपके जो है करेंसी रहे ना रहे, डॉलर रहे ना रहे, लेकिन ये ज़रूर रहेगा। सही बात है ना? तो उसी नज़रिए से अगर हम देखें तो गोल्ड का ट्रेंड तो हमेशा रहता है, और गोल्ड की ट्रेडिंग भी बहुत लंबे वक्त से होती आ रही है, आज से नहीं। हम कितना हिस्ट्री में पढ़ते थे कि इस राजा ने, तुगलक ने सिक्के चला दिए, फिर तांबे के चला दिए, नहीं तो गोल्ड की असरफियाँ पहले होती और थी। गोल्ड तो हमने राम जी के समय से सुना है, राम जी के सोने के टाइम से लंका। सुनते आ रहे हैं ना, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से ट्रेंडिंग में था, हुँ, तो सीधी सी बात है आज भी ट्रेंड में है। हुँ, तो अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होके, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, क्या करना, क्या इतना सोचना है, गोल्ड को हमेशा प्रायोरिटी पर रखिए। ओके। और सिल्वर का भी हमने देखा 2026 के स्टार्टिंग में उसने लगभग 120 ऑunce तक उसने हाई टच किया, और उसके बाद में एक दिन में 25-30% उसने क्रैश भी किया है। अभी सिल्वर वोलेटाइल चल रहा है थोड़ा-सा, बट क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर को या फिर किसी भी ऐसे इन्वेस्टर को जो रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको आना चाहिए सिल्वर के उसमें ट्रेडिंग में या नहीं? देखिए ट्रेडिंग के लिए क्या हो जाता है, फिर डिस्क्लेमर आ जाते हैं, क्योंकि हुँ, ट्रेडिंग के लिए कोई भी ओपिनियन देना एक स्पेकुलेशन हो जाता है। हुँ, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ गोल्ड सिल्वर से क्या डरना, आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, बस कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करके पूरा पैसा लगा के बैठ गए और अब मेरा पैसा बने, क्योंकि ऐसी रैलीज पहले भी आई है, 1980s में भी आई हैं, सिल्वर में भी आई हैं, गोल्ड में भी आई हैं, और उसके बाद कभी कभी गोल्ड में तो 5-10 साल का सूखा भी रहा है। हुँ, आपको ऐसा लगता होगा कि सर हम तो पिछले 20 सालों से देख रहे हैं गोल्ड हमेशा आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। डॉलर के रेस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा था, 2010 से 2016 के बीच में नहीं बढ़ रहा था। इवन 2010 का जो हाई था, 2012-13 का जो हाई था, वो गोल्ड ने 2021-22 में आके ब्रेक करा है। तो हुँ, 10 साल उससे ऊपर नहीं गया है। वो तो हमारा जो INR है वो डॉलर के रेस्पेक्ट में गिरता रहता है, तो हमें लगता रहता है गोल्ड हमेशा बढ़ता चल रहेगा, रहा है। है ना? तो जब तक आप इंडिया के अंदर रह के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हुँ, तो आपको लग रहा है गोल्ड बढ़ता रहेगा, लेकिन इंटरनेशनली नहीं होता ऐसा। तो अगेन वही चीज़ है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ से देख रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने ही हमेशा बोला है कि भाई जब भी बुरा वक्त आए तो गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागो, क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा। तो इन्वेस्टिंग के लिए तो डेफिनेटली, ट्रेडिंग के पर्पज़ से क्या है कि स्पेकुलेशन होते हैं, कब ये पॉडकास्ट कौन कब देख रहा है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्वियसली सिल्वर के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली रही है, तो उसके बाद वो अगर कुछ सस्ता आ रहा है, वेट कर रहा है, वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ कुछ वक्त वो सस्ता आएगा आगे बढ़ने से पहले। ओके। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑप्शन बताना है एक लाइन में। टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल? टेक्निकल, क्यों? क्योंकि मुझे वही आता है। निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में से एक। निफ्टी। ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी? ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, आई वुड से पेशेंस। ओके। एक ऐसी गलती जो हर ट्रेडर करता है? जल्दी रिच बनना की कोशिश, मतलब कोशिश, रिच बनने की जल्दी कोशिश। अपने बारे में 3 वर्ड्स बताइए। होल्ड विद प्रियंक। थिंक ग्रेट। थैंक यू सर। आपने मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हमने बहुत सारे टॉपिक पे भी बात की, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, और आई होप जो व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने भी की है जो उनसे सीखेंगे, जो आपने भी बताई। और भी यूट्यूबर को देखते हैं, आपके चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि कैसे हमें टेक्निकल एनालिसिस, या फिर जो आपकी एक सीरीज़ भी चलती है SMC, उसको भी जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ जाके देखेंगे तो उनको पसंद आएगी और उनके शायद कुछ काम भी आ जाए, मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। बस ध्यान ये रखें कि स्कैमर्स से बचें।